स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हमारा टॉपिक्स है बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में व्हाट इज बायोलॉजी क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना। तो व्हाट इज बायोलॉजी क्लासिफिकेशन? मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ हेरिडिटरी series of groups and subgroups on the basis of their similarities and difference in their trait। मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट है। हम लोग उसमें क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म को अरेंज करते हैं हेरिडिटरी सीरीज के हिसाब से, उसके अनुसार से हम ऑर्गेनिज्म को ग्रुप और उसके सब ग्रुप में बांटते हैं। तो ग्रुप और सब ग्रुप में जो बांटते हैं वो उसका बेसिस क्या होता है? हम देखते हैं ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ या एक ट्रेट से दूसरे ट्रेट्स में क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिसिमिलरिटीज है, उस हिसाब से हम उसको क्या करते हैं? हेरिडिटरी सीरीज के हिसाब से अरेंज करते हैं। तो ये क्या कहलाता है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है। एक क्लासिफिकेशन सिस्टम हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये हमको हेल्प करता है, मदद करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में, उसको समझने में एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशनशिप है, वो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में कैसे डिफरेंस है या कैसे डिफरेंट है, इसको समझने में हमको मदद करता है क्लासिफिकेशन। बोलता था ऑर्गेनिज्म ऑफ द पास्ट कैन बी स्टडीड ओनली विद अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यदि कोई ऑर्गेनिज्म पास्ट में है, अब वो ऑर्गेनिज्म हमारे पास नहीं है, तो हम प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के द्वारा ही हम उस ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी कर सकते हैं। And evolutionary tendencies can be known on the basis of relationship and simplicity or complexity found in the members of various taxa। यदि किसी ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूटरी रिलेशनशिप दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कैसे हुआ है या किसी ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, उसके बॉडी स्ट्रक्चर में या क्या कॉम्प्लेक्सिबिलिटी है, वो कैसे जो है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज है, क्लासिफिकेशन हमको इस बात को समझने में मदद करता है। So the system of classification, मतलब there are three principal system of classification। यदि हम क्लासिफिकेशन के सिस्टम को देखें तो प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वह 3 टाइप्स का है। कौन कौन? पहला है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, होता है इट इज बेस्ड ऑन 1 or 2 एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स फॉर ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। होता है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है यह बेस्ड है, आधारित है 1 or 2 एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स किसी भी ग्रुप के ऑर्गेनिज्म में, है ना। बोलता है इट इज ऑफन रिजल्ट इन प्लेसिंग ऑफ अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म इन अ ग्रुप। बोलता है यह हमेशा क्या करता है? यह वैसे ऑर्गेनिज्म को प्लेस करता है जो अनरिलेटेड है किसी ग्रुप में। बोलता है इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, बोलता है इस प्रकार के क्लासिफिकेशन सिस्टम में फ्रॉम, फॉर्म, हैबिट एंड हैबिटेट वेर ऑफन यूज्ड एज क्राइटेरिया व्हिच कुड बी चेंज्ड विद एनवायरनमेंट। बोलता है इस प्रकार की क्लासिफिकेशन में बेस किसको माना गया है? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में, फॉर्म मींस उसके रूप को, फॉर्म, हैबिट को उसके आदत को, हैबिटेट उसके आवास को, जो क्या देखते हैं या एनवायरनमेंट के साथ हमेशा इसका क्राइटेरिया जो है वह चेंज होता जाता है ना। बोलता है दीज वेर इन यूज्ड ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड ऑफ सिस्टमैटिक्स। बोलता है ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इसका उपयोग कब होता था? बहुत अर्ली पीरियड में, जिस अर्ली सिस्टमैटिक सिस्टम शुरू हुआ था उस समय के अर्ली पीरियड में हम लोग आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ही किए थे, क्योंकि इसमें एक या एक से ज्यादा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो है ऑर्गेनिज्म को लेके ग्रुप किया गया था। दूसरा है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ऐसा आपको नाम से ही पता है, यानी ये क्लासिफिकेशन का बेस हुआ होगा नेचर, हैबिटेट। तो दिस सिस्टम कंसीडर कंपेरेबल स्टडी ऑफ अ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फॉर ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब ये सिस्टम जो है यह क्या करता था? ये कंपेरेबल स्टडी करता था बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का एक ग्रुप के ऑर्गेनिज्म के साथ। बोलता है इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट बोथ नेचुरल रिलेशनशिप एंड फाइलोजेनी। बोलता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ये इंफॉर्मेशन देता था दोनों प्रकार का, ऑर्गेनिज्म के नेचुरल रिलेशनशिप को और उसके फाइलोजेनी को, है ना। बोलता है इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन रिलेटेड ऑर्गेनिज्म आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। बोलता है इस प्रकार के जो क्लासिफिकेशन है इसमें हम लोग क्या करते थे? जो रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है उसको सेम ग्रुप में हम प्लेस्ड कर देते थे, उसके नेचुरल हैबिटेट के रूप में, उसके नेचुरल इंफॉर्मेशन के रूप में या कंपेरेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पर।
phylogenetic system of classification बोलता है it takes into account evolutionary relationship of organisms. बोलता है phylogenetic system of classification किसके ऊपर बेस्ड होता है, या evolutionary relationship of organisms के ऊपर बेस्ड होता है. बोलता है this system is highly dynamic system and as its major source of fossils record. बोलता है यह जो है क्लासिफिकेशन का जो ये सिस्टम है बहुत डायनेमिक है. क्यों डायनेमिक है? क्योंकि इसका जो मेजर सोर्स है ना वो फॉसिल्स रिकॉर्ड है. बोलता है इन दिस सिस्टम organisms belonging to the same taxa are believed to have common ancestry and may be represented in a family tree called cladogram. बोलता है इस सिस्टम में क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म जो सेम टेक्सा से बिलोंग करता है ऐसा विश्वास किया जाता है कि उसका एंसेस्टर क्या होगा, कॉमन होगा, है ना. और उसको जो है हम लोग क्या करते हैं, एक फैमिली ट्री से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम क्लैडोग्राम बोलते हैं. बोलते हैं चांस ऑफ प्लेसिंग अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म इन अ ग्रुप आर नेग्लिजिबल. बोलता है इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म है उसको हम कभी भी इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ग्रुप नहीं रखते, है ना. बोलता है phenetic system of classification, बोलता है it is a system of phylogenetic classification which is based on affinities, similarities and dissimilarities of characteristics found in the present day organisms. बोलता है आज के दिन में जो हम ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं, बोलता है फिनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, बोलता है आज के दिन में जो हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के देख रहे हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा, एक ऑर्गेनिज्म के दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ सिमिलरिटीज कैसा होगा, डिसिमिलरिटीज कैसा होगा, उसके ऊपर बेस्ड है फिनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. बोलता है दिस क्लासिफिकेशन ऑब्टेन्स सपोर्टिंग एविडेंस फ्रॉम ब्रांचेस ऑफ टैक्सोनॉमी. बोलता है इस प्रकार का जो फिनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है यह कैसे काम करता है, यह ऑब्टेन करता है कुछ एविडेंस पर जो टैक्सोनॉमी के ब्रांच पर निर्भर करता है. टैक्सोनॉमी का ब्रांच किस पर वो निर्भर करता है, ये किसके ऊपर वो सपोर्टिंग बैलेंस करता है, वो है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटो टैक्सोनॉमी, कैमो टैक्सोनॉमी, है ना. और क्या देखते हैं, क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी. इन सारा जो टैक्सोनॉमी का ब्रांच है यह क्लासिफिकेशन जो है इसी के ऊपर, इसी के सपोर्टिंग एविडेंस के ऊपर काम करता है. The types of classification system देखेंगे. होता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. होता है कि टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के डिपेंड को रखकर उसको आधार बनकर ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग किंगडम. तो डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के सिस्टम्स को डिपेंड करके उसको बेस मानकर हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करते हैं फॉलोइंग किंगडम से. तो पहला था टू किंगडम क्लासिफिकेशन. The two kingdom classification system was suggested by Carl Linnaeus in 1758. 1758 में Carl Linnaeus जो है वो two kingdom classification को दिया. बोलता ही divided all organisms into two kingdoms. उन्होंने जितना भी organism है उसको two kingdom में बांटा. फर्स्ट किंगडम प्लेंटी और दूसरा किंगडम एनिमिलिया. जितना भी आउटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म था उसको कार्ल लिनियस ने किंगडम प्लेंटी में रखा, जबकि जितना भी एनिमल था उसको, जितना भी एनिमल था जो नॉन फोटोसिंथेटिक हेटेरोट्रॉपिक था उसको किंगडम एनिमिलिया में रखा. तो दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिस्ट्रीब्यूट. इनका ड्रॉबैक्स भी रहा. टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो लिनियस ने दिया उनका ड्रॉबैक्स भी था. क्या ड्रॉबैक्स था कि उन्होंने जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन किया वो डिस्टिंग्विश्ड, वो भेद नहीं कर सके यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक में, दैट इज एल्गी और फंगी में, है ना. यही कारण था कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वह सर्वमान्य नहीं हुआ, हम उसको नहीं माने. द थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन. Haeckel 1866 separated unicellular organisms, algae and fungi from other organisms on the basis of lack of tissue differentiation. Haeckel क्या किया, 1866 में सेपरेट किया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एल्गी और फंगस को दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ. किस बेसिस पर सेपरेट किया, लैक ऑफ टिश्यू डिफरेंशिएशन के बेसिस पर. मतलब द न्यू ग्रुप वाज कॉल्ड किंगडम प्लेंटी, और जो न्यू ग्रुप फॉर्म्ड हुआ उसको हम लोग क्या बोले, किंगडम प्रोटिस्टा, है ना. मतलब लेटर ऑन फंगी एंड मल्टीसेलुलर एल्गी वेर टेकन आउट फ्रॉम द ग्रुप. बाद में क्या हुआ, फंगी और जो मल्टीसेलुलर एल्गी था उसको इस ग्रुप से, प्रोटिस्ट से हटा दिया गया.
so that kingdom Protista came to have only unicellular organisms। तब क्या हुआ, जब प्रोटिस्टा से फंगी और मल्टीसेलुलर एल्गी को हटा दिया गया तो तब क्या हुआ कि किंगडम प्रोटिस्टा जो है में सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बचा। द ऑर्गेनिज्म वर डिवाइडेड इनटू 3 किंगडम। तब पूरे ऑर्गेनिज्म को 3 किंगडम में डिवाइड किया गया। वो क्या था, प्लेंटी था, प्रोटिस्टा था और एनिमिलिया था। अब आते हैं 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। बोलता है विथ द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवर हुआ, कौन किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवर, नील और रस्का। बोलता है जब नील और रस्का जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवर कर दिया, इट बिकम्स क्लियर दैट बैक्टीरिया एंड रिलेटेड ऑर्गेनिज्म हैव अ डिफरेंट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू अदर। जब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हो गया, डिस्कवर हो गया, ये बहुत स्पष्ट हो गया कि बैक्टीरिया और जो दूसरे रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है उसका न्यूक्लियर स्ट्रक्चर क्या था, डिफरेंट था दूसरे के कंपेयर से। बोलता है दे आर प्रोकैरियोट इन कंट्रास्ट टू अदर। वो लोग क्या थे, प्रोकैरियोट थे दूसरे के अपेक्षा, व्हिच हैव अ ट्रू न्यूक्लियस, जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस था, एंड आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। उसको वो लोग क्या बोले, यूकैरियोट बोले। बोलता है कॉपलैंड 1956 क्रिएटेड अ सेपरेट किंगडम मोनेरा फॉर देम। और क्या किया, कॉपलैंड जो है 1956 में इन सबों के लिए एक सेपरेट किंगडम बना दिया जिसका नाम रखा मोनेरा। दिस डिवाइड द किंगडम वर्ल्ड इनटू 4 किंगडम्स। हम क्या देखे, जैसे उन्होंने एक नया किंगडम को बनाया तो क्या हुआ, लिविंग वर्ल्ड जो है वो 4 किंगडम में डिवाइड हो गया। कौन कौन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लेंटी और एनिमिलिया। होता है इन दिस सिस्टम फंगी व्हिच आर फोटोसिंथेटिक कंटिन्यूड टू रिमेन विथ द किंगडम प्लेंटी। इस सिस्टम में क्या देखे, फंगी जो कि फोटोसिंथेटिक था उसको क्या किया गया, किंगडम प्लेंटी में ही रखा गया। अब आते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को सबसे पहले जो प्रपोज किया था उनका नाम था आर.एच. व्हिटिकर। वो 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया था। आर.एच. व्हिटिकर जो है वो अमेरिकन टैक्सोनॉमिलॉजिस्ट थे, है ना। होता है इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यह जो क्लासिफिकेशन 5 किंगडम है ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है। इसको अभी तक सर्वमान्य नहीं किया गया है, सब लोग मान रहे हैं। द किंगडम वेर नेम्ड, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन सा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लेंटी और एनिमिलिया। होता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो मेन क्राइटेरिया था जिसके ऊपर हम बेस मानकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्रिटिकल किया था, वो था सेल स्ट्रक्चर, थाइलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इनको वो बेस मानकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किए। कौन कौन सा था, पहला मोनेरा था। तो मोनेरा में जो रखा गया जिस ऑर्गेनिज्म को वो प्रोकैरियोटिक और ऑटोट्रॉपी थे। जो दूसरा किंगडम था प्रोटिस्टा, इसमें यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया। तीसरा था प्लेंटी, इसमें मल्टीसेलुलर, प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉपी ऑर्गेनिज्म आया इसमें। फंगस में मल्टीसेलुलर, डिकम्पोजर और हेटेरोट्रॉपी ऑर्गेनिज्म जो है वो किंगडम फंगस में रखा गया, और किंगडम एनिमिलिया में मल्टीसेलुलर, कंज्यूमर और हेटेरोट्रॉपी ऑर्गेनिज्म को रखा गया। 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, जिसको हम लोग 6th किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। The 3 domains of system was introduced by Carl Rose। 3 domains of system जो है सबसे पहले कौन इंट्रोड्यूस किया, Carl Rose 1990 में, है ना। That divides cellular life forms into, वो क्या किया, सेलुलर लाइफ फॉर्म जो था उसको उन्होंने किसमें डिवाइड किया, आर्चिया में, बैक्टीरिया में और यूकैरिया डोमेन्स में, है ना। बोलता है इट emphasizes the separation of prokaryotic into 2 groups। वो क्या किए, प्रोकैरियोटिक का जो सेपरेशन किए वो 2 ग्रुप से प्रोकैरियोटिक को सेपरेट कर दिए। ओरिजिनली कॉल्ड यू बैक्टीरिया, जिसको हम लोग क्या बोले, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को आज हम लोग बैक्टीरिया बोलते हैं। और दूसरा जो सेपरेशन किए थे उनका नाम था आर्ची बैक्टीरिया, जिसको आज हम लोग आर्चिया के नाम से जानते हैं। तो thus 3 domain systems divide the monera into 2 domains। हम क्या करेंगे, इस प्रकार 3 domain system जो है वो डिवाइड किया मोनेरा को 2 domains में। A living remaining eukaryotic kingdom, और जो eukaryotic kingdom था उसको 3rd domains में रखा। It is actually a 6th kingdom classification। Thus 3 domain system divides the monera into 2 domains। हम क्या देखे कि इस प्रकार 3 domain systems जो है वो मोनेरा को 2 domains में डिवाइड कर दिया। लिविंग रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम, और जो यूकैरियोटिक किंगडम था उसको क्या किया, 3rd domains में छोड़ दिया। तो इसलिए इट इज एक्चुअली अ 6th किंगडम क्लासिफिकेशन। इसलिए ये क्या हो गया, 6th किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। कैसे, फर्स्ट डोमेन्स क्या बनाया, आर्चिया,
आर्चिया में एक ही किंगडम था, सिंगल किंगडम था, जिसका नाम था आर्ची बैक्टीरिया। उन्होंने जो दूसरा डोमिनियन बनाया, उनका नाम डोमिनियन का नाम था बैक्टीरिया, उसमें भी सिंगल किंगडम रहा, उस किंगडम का नाम था यू बैक्टीरिया। तो दो किंगडम हो गया, दो डोमिनियंस में दो किंगडम हो गया। थर्ड डोमिनियंस का नाम उन्होंने रखा यूकैरिया। थ्री डोमिनियन जो यूकैरिया था, इसमें क्या किया उन्होंने, फोर किंगडम को रखा। चार किंगडम कौन कौन था, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लेंटी और एनिमिलिया। तो यहां पर चार और ऊपर में दो, तो इसलिए इस सिस्टम्स को, जो थ्री डोमिनियंस ऑफ लाइफ है, इस सिस्टम को हम लोग सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को इसलिए बहुत ज्यादा डीप से आज के क्लास में रखा, क्योंकि नीट में इससे 9% क्वेश्चंस हर साल आता है ना। थैंक यू।